बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हूर हसन, PhD स्कॉलर इन हाओचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाइना। आज की वीडियो में हम वो सवालात डिस्कस करेंगे जो मुझसे तकरीबन 3-4 दिन में 70 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पूछे। वो 15 सवालात जिसके जवाबात के आप भी मुंतज़िर हैं, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आता है वो ये है कि एक यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर्स को एक वक्त पर ईमेल करना चाहिए। मसलन कुछ स्टूडेंट्स ये ऐसा करते हैं कि वो एक टाइम पे एक यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी के सारे प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं। उसका नुकसान ज्यादा होता है और फायदा कुछ नहीं होता। आपने एक ही वक्त में एक यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी में सिर्फ एक प्रोफेसर को जो आपके साथ आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ उसका रिसर्च एरिया मैच होता हो, उसको आपने ईमेल करना है। तो एक से ज्यादा एक वक्त पे एक फैकल्टी के प्रोफेसर्स को ईमेल नहीं करनी चाहिए। ये मेरी राय है। हाँ, कोई और आपको कोई और मशवरा दे सकता है, लेकिन मेरी जहन में सिर्फ एक टाइम पे एक प्रोफेसर को आप ईमेल करें तो ये सबसे बेहतर है। दूसरा सवाल कि अगर प्रोफेसर जवाब न दे, ईमेल का जवाब न दे, रिप्लाई न करे, तो हमें रिमाइंडर कब देना चाहिए। जब आप मसलन आपने आज 5 यूनिवर्सिटीज के एक एक प्रोफेसर को ईमेल किया, उन्होंने 3-4 दिन तक आपको रिप्लाई नहीं दिया, आप उसको 3 दिन 4 दिन बाद एक सॉफ्ट रिमाइंडर दें जिसमें आप उनको कहें कि मैंने ये ईमेल किया है, काइंडली अगर आप मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करें, तो उसको रिमाइंडर 3-4 दिन बाद दे दे। अगर वो फिर भी रिप्लाई 2-3 दिन बाद न करे, यूनिवर्सिटी उस फैकल्टी के एक और प्रोफेसर को जिसका प्रोफाइल आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच होता हो, उनको ईमेल करे। तीसरा सवाल जो ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने ईमेल के बॉडी में मैसेज में क्या लिखना है। देखिए, आप ईमेल के साथ अपनी CV अटैच करते हैं। आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जितनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आपकी जितनी भी आपने कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया है, प्रोफेशनल कोर्सेज की है, सारी वो आपकी CV में ही मेंशन होते हैं। तो आप ईमेल के बॉडी में उसकी मैसेज में आपने इस तरह की चीजें नहीं लिखनी। आपने 2-3 शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें पहले में आप अपना सिर्फ नाम बता दे कहां से है, और ये बता दे कि आपकी प्रोफाइल को मैंने चेक किया, मेरे और आपके इंटरेस्ट जो है, आपका रिसर्च एरिया और मेरा इंटरेस्ट जो है वो मैच होता है, इसीलिए मैं PhD या मास्टर के लिए आपकी सुपरविजन में काम करना चाहता हूँ। फिर दूसरी पैराग्राफ में ये बता दें कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए थ्रू CC में अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो ये मेरे फाइनेंशियल असिस्टेंट में काम आएगा, मुझे सपोर्ट करेगा। तीसरे पैराग्राफ में ये बताइए कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स, कुछ और क्वेरीज, कुछ और इंफॉर्मेशन मेरे बारे में चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या WeChat ID दे दें, उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। और एक और बात ईमेल में कि एक पैराग्राफ में मैंने बहुत सारे मैसेजेस स्टूडेंट्स के देखे जो बिल्कुल एक पैराग्राफ ऐसे की तरह वो लिखा है जिसमें कोई भी स्पेस नहीं है पैराग्राफ के दरमियान। तो ये मुख्तलिफ पैराग्राफ होंगे, 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ होंगे, लेकिन शॉर्ट पैराग्राफ होंगे। चौथा सवाल जो ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ईमेल के साथ हम स्टडी प्लान, प्रपोजल, पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह ये अटैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जब हम एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर को ईमेल लिखते हैं। तो प्रोफेसर को ईमेल लिखने के लिए आपने सिर्फ मैसेज लिखना है और उसके साथ अपनी CV जो है वो अटैच करनी है। इसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना। पांचवा सवाल जो ज्यादा पूछा जाता है कि क्या एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी एडमिशन और स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो हाँ, एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर आपको एडमिशन भी मिल सकता है, स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आपकी मदद करता है एडमिशन प्रोसेस में, आपके चांसेस बढ़ाता है। बाकी आपको एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी एडमिशन मिल सकता है। कई यूनिवर्सिटियां ऐसे भी हैं कि वो एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड नहीं करते। वो कहते हैं जब आप उनके मेल करेंगे प्रोफेसर को, वो आपको कहेंगे कि डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई करें और इंटरव्यू के बाद आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाएगा। छठा सवाल ये है कि ज्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक किस टाइम प्रोफेसर को ईमेल करना चाहिए। देखिए, यहाँ चाइना में
जो प्रोफेसर आते हैं वो 7:30 को आते हैं, 7:40 को आते हैं, ठीक है। तो वो उस वक्त फिर अपने ईमेल्स वगैरह देखते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रोफेसर्स को ईमेल करें, ये बेहतरीन टाइम है। सातवां सवाल ये है कि एक दिन में कितने ईमेल करने चाहिए। तो एक टाइम पे एक ईमेल को ज्यादा टीचर्स को नहीं भेजना चाहिए। आप एक अलग अलग ईमेल प्रोफेसर्स को भेजें। आप 5 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भेज सकते हैं, 10 को भेज सकते हैं। आप उसको लिस्ट करें कि मैंने फलां प्रोफेसर को, जिसकी ये ईमेल है, ये इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, इसकी ये रिसर्च एरियाज है, इसको मैंने ये ईमेल किया है, और डेट भी लिख ले ताकि आप फिर उसकी फॉलो अप कर सके। 8वां सवाल ये है कि क्या एक तरह का ईमेल सारे प्रोफेसर को सेंड करना चाहिए। देखिए, हर प्रोफेसर का रिसर्च एरिया, उनका रिसर्च इंटरेस्ट, उनकी पढ़ाने के सब्जेक्ट्स वो मुख्तलिफ होते हैं। तो आपने पहले प्रोफेसर के प्रोफाइल को पढ़ना है, फिर आपने उस ईमेल को मॉडिफाई करके सेंड करना है ताकि उनको लगे कि ये मुझे सेंड किया है। एक बंदे ने इस तरह किया था कि उसका सब्जेक्ट एक था और उसने इसी ज्यादा ईमेल के खाते में एक और सब्जेक्ट के प्रोफेसर को भी ईमेल सेंड किया था। तो उसको ईमेल ये आया था कि ये मेरा फील्ड नहीं है, आप काइंडली अपने रिलेटेड फील्ड के प्रोफेसर को ईमेल करें। अच्छा, एक और सवाल ये है कि ईमेल का जवाब कितने दिन में मिल सकता है। देखिए, जब प्रोफेसर ईमेल चेक करता है और वो आपका ईमेल रीड करे तो आपको विद इन आवर्स ईमेल का जवाब मिल जाता है। लेकिन इसमें कभी कभार उसी वक्त जब आप ईमेल करें तो उसी दिन प्रोफेसर रीड करता है, कभी दूसरे तीसरे दिन। तो आप 4-5 दिन इंतजार करें, जब आपको जवाब न मिले फिर रिमाइंडर दे दे। 10वां सवाल, हम सीसी के थ्रू कितनी यूनिवर्सिटीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो सीसी के थ्रू पहले 3 यूनिवर्सिटी को आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर सकते हैं। मसलन आपको एक यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, ठीक है, तो आप उसी एक एक्सेप्टेंस लेटर पे सीसी पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। अगर कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं तो उसमें फिर आप दूसरी स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। 11वां सवाल ये है कि एक्सेप्टेंस लेटर का फायदा क्या है। तो इसका फायदा ये है कि सुपरवाइजर को पता है कि मैंने इस बंदे को अपनी सुपरविजन में लिया है, तो आपके एडमिशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इस तरह होता है, अभी हमारे डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग आए थे, उनके सुपरवाइजर नहीं थे, तो वो कंफ्यूज थे, उनका डायरेक्शन सही नहीं था। फिर वो तो प्रोसेस करता है यूनिवर्सिटी, आपको सुपरवाइजर दे देता है, लेकिन जब पहले आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है प्रोफेसर के साथ, अपने सुपरवाइजर के साथ, तो आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है कि मैंने इस प्रोफेसर के साथ इन एरियाज में काम करना है। अच्छा, 12वां सवाल ये है कि क्या सीसी के अलावा कोई और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन सीसी सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है। और सीसी के अलावा एक और भी बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है जिसको हम आंसो स्कॉलरशिप कहते हैं। उसमें जो यूएसटीसी है और यूकैस है, ये यूनिवर्सिटी की तरह अगर आप अप्लाई करेंगे वो उसमें आती है, उसकी लिस्ट में मौजूद है। यहाँ पे बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, सिल्क रोड मोडो स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ये आपको पता कहाँ से चलेगा, आप जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करेंगे तो हर यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलरशिप वो ऑफर करती हैं। सीसी ऑफर करती हैं, कुछ प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, कुछ वहां की जो प्रोविंस है उस वो गवर्नमेंट ऑफर करती हैं, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी अपना करती हैं, कुछ सिल्क रोड मोडो स्कॉलरशिप करती हैं, मोफकॉम स्कॉलरशिप होता है। तो आप वहां पे सर्च करें स्कॉलरशिप को और उसकी डिटेल चेक करें कि अमाउंट कितना है, स्टाइपेंड कितना आपको मिलेगा, तो उसको चेक करें। और फिर उसमें मतलब एक फुल स्कॉलरशिप होता है, एक जो है पार्शल स्कॉलरशिप होता है। तो जो पार्शल होते हैं कोशिश करें कि वो न लें, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अच्छा, 13वां सवाल ये पूछा गया मुझसे कि एक्सेप्टेंस लेटर के बाद कौन सा प्रोसेस आता है और हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए। तो एक्सेप्टेंस लेटर के बाद आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपना जो है प्रोफाइल बनाएंगे
रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर आप उसे अप्लाई करेंगे। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मेरे पहले वीडियो में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पे एक अलग वीडियो भी 1-2 दिन में बना दूंगा। जो 14th क्वेश्चन है वो ये है कि स्कॉलरशिप स्टाइपेंड कितना होता है और चाइना में अखराजात कितने हैं, मंथली जो आपकी एक्सपेंसेस है वो कितने हैं। देखिए, मास्टर्स के लिए जो सीसी का स्कॉलरशिप है उसका स्टाइपेंड है 3000 RMB। आजकल RMB 40 में चल रहा है, कभी कभार 42-43 पे भी जाता है, 45 पे भी जाता है, लेकिन 3000 मास्टर के लिए जो पाकिस्तानी अगर 40 के हिसाब से लगाए 1,20,000 रुपए हैं। PhD के लिए 3500 RMB मिलते हैं, जो पाकिस्तानी पैसे के मुताबिक 1,40,000 रुपए बनते हैं 40 के हिसाब से। अच्छा, जो आंसू स्कॉलरशिप है वो PhD को 6,000 या 7,000 RMB देते हैं। अच्छा, चाइना में एक्सपेंसेस कैसे हैं? ये सिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रहेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी सिटी में है। मसलन हमारी वुहान में है तो वुहान में एक्सपेंसेस इतने ज्यादा नहीं होते। आप मंथली 15 से 20,000 रुपए अगर आप अपने किचन में वो करते हैं तो 12,000 से 15,000 रुपए तक आपका खर्च आएगा। अगर आप कैंटीन में खाते हैं तो 15 से 20,000 रुपए तक आपका खर्च आएगा। तो ये इतने ज्यादा नहीं है, आप 1 लाख से ऊपर आप बचत भी कर सकते हैं। अच्छा, जो लास्ट सवाल है 15वां सवाल है, ये आपकी स्कॉलरशिप्स वगैरह के से रिलेटेड नहीं है। ये सवाल है कि हमें आपका यूट्यूब चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए और दूसरों के साथ क्यों शेयर करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि बाकी यूट्यूब चैनल पे आपको वहां पे डिटेल मिल जाती हैं, लेकिन आपके ज़हन में जितने क्वेश्चंस होते हैं, आपको जो इंफॉर्मेशन और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको नहीं मिलते। मेरे चैनल में जब आप सब्सक्राइब करेंगे, इस पे व्हाट्सएप नंबर होता है, आप फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फॉर्मेट्स हैं, आपको वो मिल सकते हैं। इसलिए आपको मेरा चैनल डियर सर हसन सब्सक्राइब करना चाहिए और दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिले हुए होंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।